बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एटोपिक डर्माटाइटिस डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस डिजीज में कौन कौन से सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं और उसके साथ कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को एटोपिक डर्माटाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एटोपिक डर्माटाइटिस डिजीज को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अटोपिक यानी हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जन और डर्माटाइटिस खुजली। दोस्तों, अटोपिक डर्माटाइटिस दरअसल किसी एलर्जन की वजह से स्किन पे हाइपर सेंसिटिविटी जो आ जाती है उसकी वजह से अगर स्किन पे ऊपर खुजली की अलामत ज़ाहिर हो तो इस कंडीशन को जो है ना अटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। दोस्तों, ये एक क्रोनिक डिजीज है और इसमें जो जिल्द के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेशन में रेडनेस होती है, उसमें छोटे छोटे दाने जो है ना वो बन जाते हैं और कभी कभार उसमें एक चिपचिपा मवाद जो है ना उसकी फॉर्मेशन देखने में आती है। और इसके साथ जो एक जहाँ पे स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस का इशू देखने में आता है और स्किन की जो ऊपर से जो हमें दिखाई देती है वो उसका कलर दूसरी स्किन से जो है ना वो ब्लैकिश जो है ना वो दिखाई देता है। दोस्तों, ये एक नॉन कंटीजियस जो है ना वो डिजीज है, यानी ये स्किन टू स्किन से टच करने से नहीं फैलती, बल्कि ये जो एक एलर्जी की वजह से या फिर जेनेटिकली अगर किसी के पेरेंट्स में या किसी के रिलेटिव में ये कंडीशन है तो उनको ये जो डर्माटाइटिस का इशू बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे उनके जिस्म में फैलने के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अटोपिक डर्माटाइटिस है वो कैसे होती है। दोस्तों, अटोपिक डर्माटाइटिस दरअसल हमारे जिस्म में एक फ्लैग्रेंट जीन्स है। अगर उसमें किसी किस्म की तब्दीली आ जाए या बिगाड़ पैदा हो जाए तो ये अटोपिक डर्माटाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, जो फ्लैग्रेंट जीन्स होती है वो दरअसल एक जो है ना प्रोटीन से बनी हुई होती है जो कि हमारी स्किन को जो है ना वो मॉइस्चर रखती है। दोस्तों, जो हमारी स्किन होती है ये एक बैरियर के तौर पे काम करती है, यानी ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया से, वायरल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से या फिर और जो एनवायरमेंटल फैक्टर से जो है ना मुख्तलिफ किस्म के डस्ट पार्टिकल जो स्किन के साथ पैदा जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है ये जीन्स। दोस्तों, अगर इस फ्लैग्रेंट जीन में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए या उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो इस केस में जो जिल्द है उस पर जो है ना एक खुजली की सिम्टम अलामत देखने में आती है, रेडनेस देखने में आती है, दाने देखने में आते हैं, एक जो है ना स्कैरिंग देखने में आती है और इसके साथ एक थिकनेस जो है ना वो भी देखने में आती है और उसके साथ जो है ना स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, रफ होती है और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी, इरिटेशन और रेस्टलेस पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, ये एटोपिक डर्माटाइटिस दरअसल एक जो क्रोनिक डिजीज होती है, यानी ये लंबा टाइम तक चलने वाली डिजीज है। ये अगर किसी पेशेंट के फर्ज करें मेरे यहाँ पे एक जो है ना खुजली की अलामत है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि कोई भी एंटी फंगल जो क्रीम होती है वो मैं लगाऊंगा, उसके साथ कोई सोप वगैरह जो डिटर्जेंट वगैरह वो इस्तेमाल करूंगा तो उसमें जो है ना मुझे हल्का हल्का सा जो है ना वो आराम आ जाएगा। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जो है ना वो दोबारा चीज नमदार होगी, वो उसकी जो कंडीशन होगी वो पहले से वर्ष होगी और उसके बाद तकरीबन ये 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा वो चीज जो है ना वो नमदार होगी और उसमें जो बहुत ज्यादा जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी होगी एलर्जन की वजह से। तो दोस्तों, ये एक क्रोनिक डिजीज है और ये हमारे जिस्म में अगर किसी पेशेंट को एटोपिक डर्माटाइटिस का इशू है तो वो ये कंडीशन स्किन की जो है ना वो लंबा टाइम तक चलती है, यानी 4 साल 5 साल, क्योंकि ये एक जेनेटिकली फैक्टर होता है और जो फ्रिगन जीन्स है उसमें किसी किस्म की तब्दीली की वजह से ये डिजीज जो है ना जिसमें देखने में आती है। दोस्तों, ये एक लंबा टाइम तक चलने वाली डिजीज है। किसी भी कोई भी जो क्रीम होती है एंटीफंगल या जो सोप होता है, बैक्टीरियल सोप होता है, उससे आर्जी तौर पे तो इसमें खुजली में भी आराम आ जाएगा और जो स्किन है उसमें भी आराम आ जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन होती है जो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम की बिगाड़ की वजह से देखने में आती है या फिर एलर्जन में कॉन्टेक्ट आने की वजह से जो है ना वो देखने में आती है, तो उसकी कंडीशन स्टिल वहां पे कायम रहेगी और ये जो डिजीज होती है ये 1 साल 2 साल 3 साल बाद दोबारा जो है ना वो नमदार होगी और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना जलन और बढ़ने का सेंसेशन जो है ना पेशेंट को देखने में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को एटोपिक डर्माटाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका काज है वो है जेनेटिकली, यानी अगर किसी के पेरेंट्स में या अगर किसी के रिलेटिव में ये मसला है एटोपिक डर्माटाइटिस का तो उस पेशेंट में भी ये चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एटोपिक डर्माटाइटिस डिजीज के। डिजीज जो होती है ये जेनेटिकली भी शिफ्ट करती है और उसके साथ दोस्तों अगर किसी के पेरेंट्स में हाई फीवर का जो है ना वो सिम्टम हो, अस्थमा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो या फिर अगर किसी को नेशनल एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम या तो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो या काम करना कम कर गया हो, तो ऐसे केस में भी ये जो पेशेंट होता है उसमें जो ना एक बहुत ही लंबे टाइम तक जो है ना एटोपिक डर्माटाइटिस के सिम्टम जो है ना आप पेशेंट में देख सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उनमें भी ये कंडीशन जो है ना वो डेवलप हो सकती है। हॉट या कूल वेदर में भी ये कंडीशन पेशेंट में जो है ना वो आप देख सकते हैं और उसके साथ जब मौसम जो है ना वो चेंज होता हो या फिर किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से भी ये जो डर्माटाइटिस के सिम्टम है आप पेशेंट में जो है ना वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये एक
हमारे इम्यून सिस्टम की जो इन्फ्लामेशन में जो उसकी खराबी की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो है ना, उसकी वजह से जो है ना ये सिम्टम पेशेंट में देखने में आते हैं। क्योंकि दोस्तों इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना बैक्टीरिया को, वायरस को और फंगल इन्फेक्शन को किल करना। दोस्तों इसमें जो इम्यून सिस्टम जो है ना वो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है या उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, और जो डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं वो खुद को जो है ना वो नुकसान पहुंचाना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से हमको जो जिस्म है उसको ये मुख्तलिफ किस्म की जो स्किन डिजीज है वो देखने में आती है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिनको जो एटोपिक डर्माटाइटिस का इशू है उसमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पेशेंट को सिम्टम देखने में आएगा वो जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होगी, और उसमें एक इचिंगनेस होगी और फ्लैकरी होगी, ऊपरी नुमा होगी, और उसमें एक क्रैक जो है ना कभी कभार उसका सिम्टम जो है ना वो देख सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों जो स्किन होती है उस पर eruption जो है ना वो देखी जाती है, उस पर छोटे छोटे जो है ना वो दाने आप देखेंगे, और दानों में जो है ना एक चिपचिपा मवाद जो है ना वो निकलेगा, और जो खारिश होगी और जो इचिंगनेस होगी वो बहुत ज्यादा वर्स होगी। दोस्तों स्किन के ऊपर आप स्कैलिंग भी देख सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो सफेद कलर के जो आप स्किन के ऊपर देख सकते हैं, मैं पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे तो ये सफेद से स्कैलिंग इसकी फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। और जो क्रस्ट जो ना स्किन की जो क्रस्ट मास स्किन होती है वो भी आप स्किन के ऊपर जो है ना वो देख सकते हैं। जो इरप्शन होती है उसमें पस जो है ना उसकी फॉर्मेशन या फिर एक चिपचिपा मवाद जो है ना वो पानी की फॉर्मेशन आप इस जो खारिश में जो है ना वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एटोपिक डर्माटाइटिस होती है इसकी जो जगह होती है कि किन किन जगहों पे जो है ना आप ज्यादा इजीली जो है ना इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जो एटोपिक डर्माटाइटिस होती है ये बेसिकली हमारे नी के पीछे, हमारी नेक के पीछे, और उसके साथ हमारे कान के पीछे, और उसके साथ हमारे फेस पे, और जो हमारे एल्बो होती है इसके पीछे, इनकी जो मोस्टली ये सिम्टम जो है ना इन जगहों पे जो है ना वो ज्यादा देखे जाते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ जो कि एटोपिक डर्माटाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों एटोपिक डर्माटाइटिस की सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिसको एटोपिक डर्माटाइटिस का इशू है, और उसमें जो एक क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज है और उसमें एक इचिंगनेस होती है और एक जो है ना पस की मवाद वो भी फॉर्मेशन देखने में आते हैं, और उसके साथ रेडनेस जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में जो सल्फर है ये जिल्द की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी की स्किन के ऊपर इचिंगनेस है, बर्निंग है, और जो एक ड्राई स्किन है, या फिर उसमें जो एक पानी की मवाद जो है ना वो देखते आते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन सल्फर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आपने ये मेडिसिन सल्फर जो है ना वो 30 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन वो है मजीरियम। दोस्तों मजीरियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है क्रोनिक केस में, यानी ये क्रोनिक केस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। वो क्रोनिक केस चाहे तो स्किन का हो, या फिर स्टमक का हो, या फिर जो है ना वो ब्लैडर रिलेटेड हो, यानी ये एक क्रोनिक डिजीज की बहुत ही अहम मेडिसिन है। क्योंकि एटोपिक डर्माटाइटिस एक क्रोनिक डिजीज है, तो लिहाजा ये जो मजीरियम है ये क्रोनिक केस में जो स्किन में जो एक जेनेटिकली पेशेंट में जो है ना ये कंडीशन जो है ना वो डेवलप होती है, तो ऐसे केस में ये मजीरियम जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है R23। दोस्तों मैं पिक लगा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो एटोपिक डर्माटाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन वो है एपस मेलिफिका। दोस्तों एपस मेलिफिका बहुत ही अहम वर्क करती है इन्फ्लामेशन के केस में, क्योंकि जो एटोपिक डर्माटाइटिस होती है इसमें जो स्किन होती है उसके ऊपर जो है ना रेडनेस होती है, खारिश होती है, और उसके साथ इन्फ्लामेशन होती है, और जो स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन से जो है ना थोड़ी सी उसका साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है ना वो एक ब्लैकिश कलर जो है ना वो स्किन का वो दिखाई देता है। दोस्तों ये इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, तो और ये स्किन के केस में बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्लामेशन को जो है ना वो खत्म करती है। और दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम भी जो स्किन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी अगर किसी को स्किन के ऊपर जलन है और उसकी जो स्किन है उसका कलर जो है ना वो ब्लैक हो गया हो, और जिल्द के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे दाने हो, रेड कलर के दाने हो, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है ना इरप्शन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में आर्सेनिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसमें जो थर्ड मेडिसिन वो है रस्टाक्स। दोस्तों रस्टाक्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है खासतौर पे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको वेदर चेंज होने के ऊपर जो है ना ये सिम्टम जो है ना वो वर्स हो जाए, तो ऐसे केस में जो रस्टाक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इम्यून सिस्टम को जो है ना वो इनहेंस करती है। और क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज है, और क्रोनिक डिजीज के साथ साथ ये जब मौसम चेंज होता है तो उसमें ये जो एटोपिक डर्माटाइटिस के सिम्टम है उसमें एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो लिहाजा ये मेडिसिन स्टॉक्स है ये मौसम चेंज होने के वक्त भी एटोपिक डर्माटाइटिस के इशू को जो है ना सिम्टम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन थी जो कि एटोपिक डर्माटाइटिस के केस में जो है ना R23 में जो है ना वो डली हुई है। दोस्तों आपने ये मेडिसिन जो है ना R23 10 ड्रॉप जो है ना आपने दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करने हैं, और सल्फर 2 ड्रॉप सुबह के वक्त, और उसके साथ मजीरियम 2 ड्रॉप शाम के वक्त जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एटोपिक डर्माटाइटिस के केस में जो है ना वो प्रोटेक्ट करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।